हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीएसएससी का जो इंटर लेवल पर वैकेंसी आई हुई है उसका प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सिलेक्शन है। दोस्तों, एक बार आप देखते हैं तो ये 150 क्वेश्चन में आपको 500 क्वेश्चन जरूर याद हो जाएगा। दोस्तों, कुछ ऐसा क्वेश्चन है इस सेट में कि आप फर्स्ट टाइम जानेंगे। जैसे आज हम इस जो सेट है इसमें जैसे सेरेब्रम का जो 5 लोब होता है उस 5 लोब का क्या काम है उसके बारे में भी देखेंगे। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन है कि गांधी जी जैसे रस्किन के किताब से, थेरो के किताब से, टोल्स्टॉय के से क्या प्रेरणा मिला था उनको, तो वो सब भी क्वेश्चन है। तो ये सेट बहुत ही अच्छा है, अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए दोस्त, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू की गई थी। तो पहले हम लोग एनडीसी के बारे में जानेंगे। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम एनडीसी, जिसको शॉर्ट में एनडीसी कहते हैं, तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। तो एनडीसी जो है एक गैर सांविधिक सलाहकार निकाय है। क्या है? सांविधिक है, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है। ये सांविधिक निकाय है और ये इसकी स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को ही हो गया था। कब? 1952 को। और यह इस निकाय का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। और कौन कौन सदस्य होता है? तो केंद्रीय मंत्री होता है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री होता है वो होता है, फिर प्रशासक होता है, फिर जो अभी नीति आयोग चल रहा है उनका सदस्य होता है। तो ये सब जो है इनका सदस्य होता है। दोस्तों, इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। तो इससे पहले जो है 1948 में जो है प्रायोगिक योजना शुरू की गई थी और वह 2 डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई थी। तो वह 2 डिस्ट्रिक्ट कौन है? इटावा है और गोरखपुर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इटावा और गोरखपुर। और इस एनडीसी का दोस्तों कार्य क्या है? तो ये केंद्र और राज्य सरकारों को जो है योजना के बारे में सुझाव करता है, सिफारिश करती है। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। तो दोस्तों बिहार में लिंगानुपात जो है 918 है। अगर शिशु लिंगानुपात पूछ दे बिहार में तो 935 है। और दोस्तों देश में कितना है? तो देश में जो है 943 है। और सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो ये केरल में है जो 284 है। अगला क्वेश्चन है संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है। तो दोस्तों ये अल्पसंख्यक के बारे में बोला जा रहा है तो 29-30 होगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक का जो संस्कृति और शिक्षा होता है उसका अधिकार है। तो ये सब है जो फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से लेकर 35 तक है आर्टिकल। और समता का अधिकार 14 से 18, फिर 19, 20, 21, 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, 23, 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता है, और 29, 30 जो है ये अल्पसंख्यक का शिक्षा और संस्कृति का मनाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कमला की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों कमला की सोनी, बलान और ढोरे उपयुक्त में से सभी सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? दोस्तों जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें रॉयल सीमा जो है ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है। ये आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में रॉयल सीमा है। अगला है आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। दोस्तों 24 जुलाई 1991 को एलपीजी लाए थे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो इसी के लिए जो है इनको आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। और उस समय जो है ये वित्त मंत्री थे। अगला है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। दोस्तों इसमें क्रिप्स योजना कब आया? तो क्रिप्स योजना जो है 30 मार्च 1942 को आया था। अब बेबेल योजना, तो बेबेल योजना जो है 14 जून 1945 को है, 14 जून 1945 को। दोस्तों एक होता है राजा जी फार्मूला। तो राजा जी फार्मूला जो है ये 44 में है, 10 जुलाई 1944 को। ये सभी जो संस्था था ये संवैधानिक विरोध का हल करने के लिए ये प्रयास किया गया था।
और दोस्तों कैबिनेट मिशन कब आया था, तो ये 24 मार्च 1946 को आया और इसमें पैंथिक लॉरेंस जो था अध्यक्ष था, जो भारत के सचिव था, और एबी अलेक्जेंडर जो है नौसेना मंत्री था, और स्टेफर्ड क्रिप्स जो है व्यापार पोर्ट का अध्यक्ष था। तो ये तीनों कैबिनेट मिशन में आए हुए थे। अगला है अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है, तो दोस्तों ये फूल से बनाई जाती है। भूकंप होने से क्या होता है, तो दरार आ जाता है, और सिस्मोग्राफ से नापते हैं। अगला है दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुए त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे, तो दोस्तों उसमें जो है लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा थे। दोस्तों दोस्त मोहम्मद जो है ये क्या करना चाह रहा था, ये काबुल के गद्दी पर बैठना चाह रहा था ब्रिटिश के सहायता से। तो पंजाब के रास्ता से ये काबुल में जाना चाह रहा था, तो इसलिए जो है लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा जो है इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। अगला है मठ, चैत्य, स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म से है। दोस्तों स्तूप किसको कहते हैं, तो स्तूप जो होता है ये पूजा गृह, चैत्य जो होता है पूजा गृह होता है, और स्तूप जो है बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है, जहाँ से अवशेष रखा जाता है। मठ यहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तो इसमें जो है चैत्य के बारे में याद रखिएगा, ये पूजा गृह होता है। अगला है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो दोस्तों ये वैशाली में की गई थी। अगला है मुद्रा के सापेक्ष गलत है, तो दोस्तों मुद्रा से क्या होता है, क्रय विक्रय की शक्ति होती है, साख सृजन होता है, लेकिन मुद्रा स्फीति को रोकता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है इलिशा परीक्षण की पता लगाने के लिए किया जाता है, तो एड्स को पता लगाने के लिए इलिशा परीक्षण किया जाता है। अगला है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये BR मेहता को कहा जाता है। और जीवीके राष्ट्र समिति कब आया था, तो ये 1985 में आया था, और ये LM सिंधवी 1986 में। अगला है घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, तो राजकोषीय नीति का एक साधन है। किसका, राजकोषीय नीति का एक साधन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन रहा, तो दोस्तों ये हुमायूं था। हुमायूं जो है ये 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक भारत से बाहर रहा था। दोस्तों हुमायूं 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक भारत का शासक रहा, और 39 में चौसा का युद्ध और 40 में किसका युद्ध होता है, बिलग्राम का युद्ध होता है। इसमें जो है शेरशाह से पराजित हो जाता है और भारत छोड़ना पड़ जाता है इनको। फिर ये 1555 ईस्वी में सरहिंद और मछीवाड़ा का युद्ध से विजय प्राप्त कर ये भारत का शासक बनता है। तो सरहिंद का युद्ध और मछीवाड़ा का युद्ध जीतता है, इसके बाद शासक बनता है। छोड़ना क्यों पड़ जाता है, क्योंकि यह जो है चौसा का युद्ध 1539 में और बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, ये दोनों युद्ध हार जाता है शेरशाह सूरी से, इसलिए इनको छोड़ना पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी, तो दोस्तों गुलबर्गा जो है एक ज़माने में बहमनी राज्य की क्या था, राजधानी था। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुआ था, दोस्तों बहमनी राज्य की स्थापना जो है 1347 ईस्वी में हुआ था। कब, 1347 में, और हसन गंगू ने किया था। कौन, हसन गंगू ने। तो गुलबर्गा को किसका राजधानी था, तो ये बहमनी का। और दोस्तों हसन गंगू जो है अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है, और बहमन राज्य के महमूद गवा प्रसिद्ध प्रधानमंत्री और विद्वान थे ये। अगला है अलबरौनी किसके राज्यकाल का वर्णन किया है, तो दोस्तों अलबरौनी जो है ये महमूद गजनवी के राज्यकाल का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है गुरु तेग बहादुर का मृत्युदंड किसने दिया था, तो दोस्तों मृत्युदंड जो है ये किसने दिया, तो औरंगजेब दिया था। और जहांगीर किसको हत्या की थी, तो ये अर्जुन देव को। दोस्तों कौन गुरु है जो चेचक के वजह से मृत्यु हो जाती है, तो ये हरकिशन है। कौन है, हरकिशन। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गया था, तो यह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है। दोस्तों इनका 4 युद्ध हुआ था, माने आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम जो है 67 से 69 के बीच में हुआ था। कब, 67 से 69 के बीच में। ये इसमें अंग्रेज को पराजित किया था हैदर, और संधि क्या हुआ था, तो मद्रास की संधि हुआ था।
क्या हुआ था, मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त किया गया। दोस्तों दूसरा युद्ध जो है कब होता है, 80 से 84 के बीच में होता है और मंगलोर की संधि के द्वारा ये दूसरा युद्ध समाप्त होता है, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों तीसरा युद्ध जो है 1790 से 92 के बीच में होता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है। और चौथा जो है 1799 में होता है और इसमें जो है ये इनकी मृत्यु हो जाती है, टीपू सुल्तान की। मौर्य काल में भारत का किन देशों से अधिक व्यापारिक संबंध था? दोस्तों चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ मौर्य काल में भारत का अधिक व्यापार था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ। दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पूछे यानी HRA, ये कानपुर में हुआ था और 1924 में हुआ था। कब? 1924 में। इनकी स्थापना कौन किया था? सचिन सन्याल ने किया था। इसमें इसका सदस्य कौन कौन था? तो चंद्रशेखर आज़ाद था, राम प्रसाद बिस्मिल था, भगत सिंह था। और फिर अगर सोशलिस्ट आ जाए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी हसरा, तो हसरा की स्थापना जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने 10 सितंबर, कब? 10 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान में किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? समाजवादी राज्य की स्थापना करना। क्या उद्देश्य था? समाजवादी राज्य का स्थापना करना। भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव, ये सभी जो है इनका सदस्य था। अगला है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जवा गर्त है? तो किस महासागर का? तो हिंद महासागर का। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की है? दोस्तों इसमें 3-4 क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। दोस्तों ये जब अफ्रीका में थे तो जॉन रस्किन का एक पुस्तक था ऑन टू दिस लास्ट है। क्या है? इसको हम लिख देते हैं हिंदी में लिखा हुआ है। इसका किताब का नाम था टू दिस लास्ट। ये जॉन रस्किन का था। इससे जो है बहुत ही प्रभावित हुआ था। दोस्तों इसमें लिखा गया है कि व्यक्ति का कल्याण जो है सबके कल्याण में निहित है और इसी के आधार पर जो है गांधी जी सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो इसमें क्या लिखा है? यानी व्यक्ति का कल्याण जो है सबके कल्याण में निहित है और इन्हीं के आधार पर जो है गांधी जी सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया। दोस्तों एक थोरो है, तो दोस्तों थोरो से क्या हासिल किए थे? तो ये सविनय अवज्ञा और कौरबंदी का प्रेरणा धारण किए थे। तो सविनय अवज्ञा जो है थोरो से थे। थोरो से क्या थे? सविनय अवज्ञा और कौरबंदी की प्रेरणा ली थी। दोस्तों रस्किन से जो है गांधी जी शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा था। किससे? रस्किन से ही। जॉन रस्किन से। तो रस्किन से दो हो गया, सर्वोदय और शारीरिक परिश्रम का आदर करना। दोस्तों एक टोलस्टॉय है। क्या है? टोलस्टॉय। तो टोलस्टॉय जो है, टोलस्टॉय ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है, इनका वाक्य है टोलस्टॉय का। और ये इसी से जो है अहिंसक असहयोग का आधार बनाया था। क्या है? अहिंसक असहयोग का आधार बनाया था, गांधी जी धारण किए थे। तो तीनों को समझ गए होंगे। ऑन टू द लास्ट से सर्वोदय की अवधारणा लिए थे। थोरो से जो है सविनय अवज्ञा जो इंडिया में उसको यूज किए और बंदी की प्रेरणा, ये दोनों लिए थे थोरो से। और टोलस्टॉय से जो है ये अहिंसक असहयोग का आधार लिए थे। यानी टोलस्टॉय का प्रसिद्ध वाक्य है ईश्वर का राज्य जो है तुम्हारे भीतर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो सर्वहितैषी था। इसका जो है 1800 कब से 1890 से जो है ये पटना से प्रकाशित होता था, सर्वहितैषी। अगला क्वेश्चन है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। तो यह कौन बोला था? तो ये लाला लाजपत राय बोले हुए थे। और किस वही सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नहीं, जब ये आया था ना, तो साइमन कमीशन आया था ना, उसी समय ये विरोध में बोले थे, 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को। और दूसरा है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला। तो यह किसका वाक्य है? तो दोस्तों यह किसका वाक्य है? तो यह जो है ये महात्मा गांधी जी का वाक्य है। किसका वाक्य है?
महात्मा गांधी जी का। सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल्य, ये किसका है? जवाहरलाल नेहरू। और इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। दोस्तों 8 अप्रैल 1929 को, कब? 8 अप्रैल 1929 को जो है असेंबली में आवाज़ी बम फेंकते हुए इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे ये। दोस्तों अगर पूछे कि इनकलाब जिंदाबाद का जनक कौन है, तो हजरत मोहानी है। कौन है? हजरत मोहानी। ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, हजरत मोहानी। अगला है 1940 के व्यक्तिगत सविनय अज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही चुना गया। तो दूसरा जवाहरलाल नेहरू था, फर्स्ट आचार्य विनोबा भावे थे, और तीसरा कौन था? तीसरा आजकल पूछ रहा है, ब्रह्मदत्त। अगला है लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तो ये उग्र विचारधारा के पोषक थे। अगला है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज का दल का निर्माण किया था, उनका मुख्य कार्यक्रम क्या था? दोस्तों इनका मुख्य कार्यक्रम था कि चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर एक सरकार का विरोध करना। और चित्तरंजन दास जो था अध्यक्ष था, और महासचिव कौन था? महासचिव यही मोतीलाल नेहरू थे। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट दायर होता है, और हाई कोर्ट के तहत जो है 226 है, 226 है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में 6 प्रकार का होता है। तो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट थोड़ा सा ज़्यादा शक्ति है इसके रिट दायर करने में। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो हमारे संविधान में चर्चा है 123 विधायी है, आर्टिकल 123। दोस्तों अगर पूछ दे कि राज्यपाल को, तो 213 है, 213। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामले कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नहीं है। तो फर्स्ट है संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा, और वहीं स्वीकार होने पर राज्यसभा में रखा जाएगा। और दूसरा है धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकता, ये सही दिया हुआ है। कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती, ये भी सही दिया हुआ है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा में जो है 14 दिनों से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता, ये भी सही है। दोस्तों फर्स्ट गलत है कि हम लोग देखिए, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर संवैधानिक संशोधन होगा तो दोनों लोकसभा और राज्यसभा का शक्ति जो है समान है, लेकिन धन विधेयक की जहाँ तक बात है, तो धन विधेयक जो है सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा का जो सदस्य होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, काहे कि उसमें जनता का पैसा रहता है। तो इसीलिए जो है लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, और क्योंकि जनता से डायरेक्ट चुन कर आता है। और दोस्तों अगर धन विधेयक लोकसभा में पारित होकर जब राज्यसभा में जाता है तो मैक्सिमम 14 दिन ही रह सकता है, उसको न खारिज कर सकता है, सिर्फ 14 दिन रखे, 14 दिन से कम में ही भी पारित कर सकता है। अगर नहीं पारित करना है, 14 दिन भी रख लिया, तो वो खुद ब खुद पारित हो जाता है। सुझाव दे सकता है, मानना न मानना लोकसभा का काम है। अगला क्वेश्चन है राज्य के राज्यपाल की स्थिति होती है, तो वह राज्य की कार्यकारिणी अध्यक्ष होता है। अगला है भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी जो विधायी है, यानी जो कानून बनाता है, और जो कार्यपालिका है जो कानून को लागू करवाता है, तो विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी होता है कार्यपालिका। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? तो वास्तविक और लोकप्रिय है? नहीं। औपचारिक और कानूनी है, ये सही हो सकता है। दूसरा है राजनीतिक और नाममात्र का, दोस्तों ये भी नहीं होगा। संवैधानिक और नाम मात्र का होगा, क्या कि संविधान में है लेकिन नाम मात्र का है, तो एक क्या हो जाएगा? ये 2 और 4 हो जाएगा इसका आंसर। अगला है समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्यों को दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों में विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून का मान्यता मिलेगा। किसको? केंद्र कानून का। अगला है उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा करने वाला राज्य कौन है? तो ये तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है भूटान का, दोस्तों अगर पूछ दे कि देश में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। और भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? जोंगखा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो ये बैकाल झील को जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। सीढ़ीदार खेती कहाँ होता है? तो पर्वतीय क्षेत्र में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में, और कल 6 अगस्त को, दोस्तों 6 अगस्त 1952 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है। अगला है भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है आयकर, यानी आपका जितना आय बढ़ेगा टैक्स बढ़ता जाएगा।
अगला है परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात, वेरिएबल रिजर्व रेशियो और ओपन मार्केट ऑपरेशन किस साधन का है? तो दोस्तों ये किस साधन का है? तो ये मौद्रिक नीति का है। अगला है अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट का बस प्रौद्योगिकी निगरानी उद्योग को हस्तांतरित किया, यानी किसको? तो ये जो है निजी उद्योगों को हस्तांतरित किया। ये है IMS-1। अगला है जुलाई 2023 में योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता था? तो ये ली शिफेंग को, जो चाइना का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी के बारे में माने फेनोमेनल वुमन नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये चिदानंद राजघट्टा ने लिखा है। नाम क्या है? फेनोमेनल वुमन। अगला है जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया? तो अजय लंबा। अगला है चीन होंगझाओ में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में के दौरान जो है किसे भारतीय दल का नेतृत्व करते के रूप में ध्वजवाहक के रूप में चुना गया? तो हरमनप्रीत सिंह और लवली नीना बोरगोहेन, ये दोनों को। अगला है ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो दोस्तों ये कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ये जो है ये हृदय से है। कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 में प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो ये स्वाति नायक है। दोस्तों एमी स्वामीनाथन को जो है 2018 में ये पुरस्कार मिला हुआ था। अगला है किसी पिन का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो दोस्तों गतिज ऊर्जा जो होता है p²/2m होता है, या हाफ mv² भी होता है। तो p²/2m जो है, जैसे p जो है n है तो n² गुना हो जाएगा, डी आंसर। अगला है एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडार पद्धति होती है? तो ये ऑप्टिकल होता है। अगला है उदासीन परमाणु कौन सा कण समान है? तो दोस्तों जिस एटम में परमाणु माने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो ये क्या होता है? उदासीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन देता है, प्रोटॉन लेता है, प्रोटॉन देता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये उदासीन हो जाएगा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है? दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और यहाँ से जो है STH हार्मोन यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जिसको वृद्धि हार्मोन कहते हैं वो स्रावित होता है। फिर थायराइड प्रेरक हार्मोन जिसको TSH कहते हैं वो स्रावित होता है। फिर एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है। फिर FSH और LH भी यहाँ से स्रावित होता है। दोस्तों थायराइड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थायराइड हार्मोन स्रावित होता है और थायरोकैल्सिटोनिन भी स्रावित होता है। तो एड्रिनल जो है जीवन रक्षक हार्मोन को स्रावित करता है। एड्रिनल ग्रंथि से जो है 3F ग्रंथि भी इसको बोलते हैं। और ये जो 3F का मतलब होता है फ्लाइट, फियर और फाइट, भागो, भय, संघर्ष। इस समय ये एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। यानी कार्य जो है इसका कार्य क्या है? शर्करा उपापचय, लवण धारण, लिंग हार्मोन, ये सब जो है ये करता है। दोस्तों इसको जो है 4S ग्रंथि भी बोला जाता है। तो 4S का मतलब हो गया शुगर मेटाबॉलिज्म, साल्ट रिटेशन और सेक्स हार्मोन और दबाव रोधी और ऊर्जा स्रोत, ये 4S ग्रंथि भी इसको बोलते हैं। तो ये और इससे बहुत रोग भी होता है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव कंकालीय संरचना की संबंधित है? तो ये फीमर, जांघ की हड्डी। अगला है एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगुना होता है, इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों यहाँ पे एक हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। इसका तो ऐसे जी आंसर हो जाएगा। जी जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाता है। देखिए दोस्तों समान त्वरण का है और ऊपर जा रहा हो तो भार अधिक होगा। क्या कहेगा? समान त्वरण हो, ऊपर जा रहा हो तो भार अधिक प्रतीत होगा। समान त्वरण हो और नीचे जा रहा हो तो कम भार इंडिकेट करेगा। दोस्तों अगर एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए इस पर वजन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो त्वरण देखिए प्रभाव कब पड़ता है? जब समान त्वरण ऊपर जाता हो, समान त्वरण नीचे जाता हो तभी प्रभावित होता है। तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? भार अधिक हो जाएगा, नीचे आएगा तो भार कम हो जाएगा। तो ये इसको याद रखिएगा।
अगला है मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचनाओं से संबंधित है। तो दोस्तों ऑक्सीपिटल लोब है। तो इसी का हम चर्चा किए हुए थे शुरू में। तो क्या होता है कि सेरेब्रम जिसको प्रमस्तिष्क कहते हैं, तो प्रमस्तिष्क में 5 लोब होता है। कितना लोब होता है? 5 लोब। तो 5 लोब में जैसे पेरेंटल लोब, ये पेरेंटल लोब दिया हुआ यहाँ पे। फिर होता है टेम्पोरल लोब, और एक होता है फ्रंटल लोब भी होता है, और ऑसिपिटल लोब ये भी होता है, और टेम्पोरल लोब भी होता है। तो दोस्तों एक टेम्पोरल यहाँ पे जो दिया है टेम्पोरल लोब, ये क्या करता है? तो ये सपना बनाता है। यानी हम लोग जो ड्रीम फॉर्मेशन करते हैं ना, तो टेम्पोरल लोब में होता है। और फिर ये, और इसके बाद क्या होता है, एक जो लास्ट होता है हिप्पोकैम्पस के बारे में। तो 4 यहाँ दिया हुआ है, एक हिप्पोकैम्पस होता है। तो दोस्तों फ्रंटल लोब में क्या होता है? तो ये थिंकिंग करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, विल पावर है, माने व्यक्तित्व का विकास करता है फ्रंटल लोब। टेम्पोरल लोब में क्या होता है? तो सपना बनाता है। फ्रंटल लोब में क्या होता है? तो थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, विल पावर, कंसंट्रेशन पावर, ये सब जो है व्यक्तित्व का विकास करता है। कौन? फ्रंटल लोब। और ओसिपिटल लोब जो है, ये ओसिपिटल लोब डिस्टेंस और डायरेक्शन बताता है, और विजुअल पावर बढ़ाता है, माने विजुअल पावर, हियरिंग पावर, ये सब ऑक्सीपिटल लोब में होता है। दोस्तों हिप्पोकैम्पस आप लोग सुने होंगे। हिप्पोकैम्पस जो है, इसको खराब अगर हो गया किसी का हिप्पोकैम्पस, तो एमनेसिया हो जाता है। एमनेसिया किसको होते हैं? एमनेसिया, जैसे हम लिख देते हैं एमनेसिया, AMNESIA। एमनेसिया रोग जो होता है, ये टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी लॉस हो जाता है, उसको एमनेसिया कहता है। और किस लोब के खराब होने से? हिप्पोकैम्पस के खराब होने से। हिप्पोकैम्पस, दोस्तों हिप्पोकैम्पस जो है हार्ड डिस्क है, यानी स्टोर करता है किसको? मेमोरी को, और सारा चीज़ को, फ्यूचर का भी स्टोर करता है, फ्यूचर के लिए भी स्टोर करता है। अब पेरेंटल लोब जो है, ये मैथमेटिकल और कैलकुलेशन करता है, यानी रीजनिंग पावर को बढ़ाता है। कौन? पैराइटल लोब जो है रीजनिंग पावर को बढ़ाता है। तो एक बार हम फिर बता देते हैं, जैसे टेम्पोरल लोब। दोस्तों टेम्पोरल लोब जो है ड्रीम फॉर्मेशन करता है, क्या? सपना बनाता है। ऑक्सीपिटल लोब जो है विजुअल पावर को बढ़ाता है, हियरिंग, सुनने के पावर को बढ़ाता है, डिस्टेंस और डायरेक्शन बताता है। कौन? ऑक्सीपिटल लोब। और पैराइटल लोब जो है, पैराइटल लोब क्या करता है? तो पैराइटल लोब जो है क्या करता है? पैराइटल लोब जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी रीजनिंग पावर को पैराइटल लोब बढ़ाता है। और फ्रंटल लोब, तो फ्रंटल लोब जो है थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, विल पावर, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी फॉर्मेशन, याददाश्त बनना, ये सब जो है ये फ्रंटल लोब का है। और हिप्पोकैम्पस खराब हो जाता है तो एमनेसिया हो जाता है। एमनेसिया क्या होता है? टोटल लॉस मेमोरी कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से क्या एक गुण संबंधी विकार है? तो दोस्तों ये डाउन सिंड्रोम है। दोस्तों डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? दोस्तों डाउन सिंड्रोम में जो है 21वें गुणसूत्र में खराबी आ जाती है। 21वें गुणसूत्र में ये क्या होता है? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है, यानी 47 हो जाता है, एक बढ़ जाता है। तो डाउन सिंड्रोम का लक्षण क्या है? तो होंठ तालु फट जाता है, कटे हो जाता है, मानसिक विकार पूरा नहीं होता है, मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या है? 47 और 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी हो जाता है। ट्राइसोमी होता है, ये थोड़ा सा डीप में है कि ट्राइसोमी किसको बोलते हैं। तो जैसे मोनोसोमी होता है, ट्राइसोमी होता है, नलिसोमी होता है, फिर टेट्रासोमी होता है। ट्राइसोमी का मतलब एक बढ़ जाना, टेट्रासोमी का मतलब 2 बढ़ जाना, मोनोसोमी का मतलब होता है 1 घट जाना, और नलिसोमी का मतलब 2 घट जाना। तो इसमें क्या हो जाता है? 21वें गुणसूत्र का ट्राइसोमी हो जाता है। ट्राइसोमी माने क्या? 1 बढ़ जाता है। दोस्तों अगर पूछे और जैसे एडवर्ड सिंड्रोम होता है, तो एडवर्ड सिंड्रोम में जो है 18वें जो गुणसूत्र होता है उसका ट्राइसोमी हो जाता है, यानी उसमें भी 47 हो जाता है। अब पटाऊ सिंड्रोम में जो है 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाता है। तो 3 गो याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम। 21, 18, 13, यानी 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाता है, 1 बढ़ जाता है, 47 को हो जाता है। 18वें गुणसूत्र की एक ट्राइसोमी हो जाता है, 47 होता है। पटाऊ सिंड्रोम में जो है 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाता है, यानी 47 हो जाता है। दोस्तों अब जो है हम लोग एक, आप लोग सुने होंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है, इसमें 47 हो जाता है, यानी ये जो है लिंग गुणसूत्र खराब हो जाता है, XXY हो जाता है। और टर्नर सिंड्रोम में जो है 1 कम जाता है, जो फीमेल में होता है 45।
क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम, ये लिंग गुणसूत्र में अगर विकार उत्पन्न होता है। और दोस्तों डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम जो है ये कायिक गुणसूत्रों में विकार उत्पन्न से होता है, यानी ऑटोसोम में। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है 45 होता है, क्लाइनफेल्टर में क्या होता है 47 हो जाता है, जैकब सिंड्रोम में क्या होता है 48 हो जाता है, और सुपर फीमेल में भी 48 हो जाता है, क्योंकि 44 प्लस टेट्रासोमी हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये हम लोग क्वेश्चन का ब्रीफ डिस्कशन देख चुके हैं। अब 61 नंबर क्वेश्चन है, पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव होता है। तो दोस्तों मनुष्य के रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है, शैवाल उत्पादन में कमी आ जाती है, चमड़ा का कैंसर हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, ये सभी हो जाएगा। अगला है, एक स्थायी पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग डैश ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। दोस्तों 1% है ये, पड़ने पर सूर्य के प्रकाश को, न कि ऊर्जा कह रहा है, 10% मत मारिएगा। अगला है, एक समान वृत्तीय गति में होता है। तो एक समान वृत्तीय गति में जो है स्पीड कांस्टेंट होता है और वेग जो है वेलोसिटी जो है वेरी करता है, यानी चाल अचर होता है, वेग जो है चर होता है। अगला है, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने और फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित करने को जो है आसवन विधि कहते हैं। अगला है, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो ये उद्पादन के द्वारा। केंचुए का एक मुख्य विसर्जित पदार्थ है नेफ्रीडिया द्वारा छोड़ा जाता है, ये यूरिया छोड़ा जाता है। दोस्तों यूरिक अम्ल जो है पक्षी के द्वारा, अमोनिया जो है जलीय जीव के द्वारा छोड़ा जाता है। कोरल बनाने का मुख्य संबंध है तो एंथोजोआ है। क्या है? एंथोजोआ। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो जेकोबस हेनरिकस वैन हॉफ है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि मिलाना है। तो गोबर गैस किससे है? तो गोबर गैस में मीथेन होता है। कोल गैस, तो कोल गैस में सब चीज़ होता है, CH4, CO और H2। और प्रोड्यूसर गैस तो CON2 होता है। क्या होता है? CON2। और वाटर गैस COH2। इसको रट लीजिएगा दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो ऑटोप्सी कहते हैं। ऑटोप्सी। दोस्तों बायोप्सी किसको कहते हैं? जब किसी को कैंसर हो जाता है तो मांस को काट कर जांचने के लिए ले जाया जाता है, उसको बायोप्सी कहते हैं। डायलिसिस यानी जिसका किडनी खराब हो जाता है तो खून को साफ करने के लिए, यानी खून को शुद्ध करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। अगला है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव होता है अमोनिया से। कहाँ से? अमोनिया से। दोस्तों अग्नाशय रस को पुनः पाचन रस भी बोला जाता है। और जठर रस कहाँ? जठर रस जो है अमाशय से निकलता है। छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है। और प्रोटीन का पाचन जो है अमाशय से शुरू होता है। कहाँ से? अमाशय से। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के हानिकारक किरणों की आँख की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो फेरस ऑक्साइड का होता है। एल्बोमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बारबारा मैकलिंटोक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मक्खन व कोलाइड है जिसे क्या है? ये वसा में जल प्रक्षित होते हैं। अगला है, आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो आदर्श गैस किसको बोलते हैं? जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये इसमें ये क्या है? 6 2 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो नहीं, आदर्श गैस 1s2 2s2 2p6 यानी नियोन का है ये। एक पुल जिसकी लंबाई 100 मीटर है और 90 मीटर प्रति घंटा से, अब दोस्तों इसमें कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन चल रही है और एक पुल की लंबाई 100 मीटर है। अब 12 सेकेंड में उसको पार कर जाता है। तो पार तो जो है इसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को पार करेगा 12 सेकंड में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 90 गुने इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। 5/18 और गुने 12, यही कुल डिस्टेंस होगा। तो 18 पंचे 90, 5 25 और 12 कितना हो जाएगा? 300। तो 300 बराबर जो हो जाएगा। और ट्रेन की क्या हो जाएगा? 300 में से 100 घटा दीजिएगा, पुल की लंबाई घट जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 200। 5900 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाए। तो दोस्तों इसमें देखिए AB अनुपात BC अनुपात दिया है, तो पहले हम ABC अनुपात निकाल लेंगे। तो ABC अनुपात क्या हो जाएगा? ये 3:4 है, तो यहाँ भी 4 बढ़ा देंगे। फिर क्या आएगा? BC अनुपात 5:6 है, तो 5 6 है, तो इधर 5 हो जाएगा। तो टोटल कितना? 15, 5 का 20
और ये 6 चौक 24, तो इतना हो गया। और टोटल को जब जोड़ेंगे तो 59 होता है। निकालना किसका है? बी का। तो बी कितना है? 20 है, तो 20/59 गुने 5900, तो 100 मतलब है 2000 आंसर आएगा। अगला है वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की परिधि दोनों बराबर है, तो दोनों जैसे आर बराबर जो है ना 4a है, तो स्वाभाविक है कि वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। किसी संख्या में 8 से भाग देने पे 10 से भाग देने पे इतना, फिर 24 से भाग देने पे इतना, 36 से भाग देने पर इतना, तो वो संख्या कौन होगा? तो यह संख्या जो है कौन हो जाएगा दोस्तों? इसको बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, तो बाई ऑप्शन जाएंगे तो ये हो जाएगा 358। अगला है 50 गेंदों का औसत 5 ग्राम है और थैलों का वजन मिला दिया जाए तो इतना ग्राम बढ़ जाता है, तो थैलों का भार क्या है? दोस्तों ये भी इजी है दोस्तों। जैसे 50, इसका क्या हो जाएगा? 50 5 प्लस 5 ग्राम है, 5 प्लस 0.5 माइनस 50 गुने 5, इसका आंसर आएगा 25 ग्राम आंसर आएगा। अगला है 12 खिलाड़ियों की औसत 25 वर्ष है, यदि उनमें से कप्तान की आयु जोड़ दिया जाए तो औसत आयु बढ़कर 26 हो जाता है। दोस्तों तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 12 खिलाड़ी है तो 13 खिलाड़ी हो गया, और 13 गुने 26 क्या हो जाएगा? 13 गुने 26 माइनस 12 गुने 25, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 38 आ जाएगा डी आंसर। अगला है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगमूल से 9 कम है, तो इसकी इकाई क्या होगा? तो दोस्तों एक्स वाई मानेंगे, इक्वेशन एक ही बनेगा, वेरिएबल 2 है तो अपर्याप्त है। अगला है किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपया 3 वर्ष में 3993 हो जाता है? तो दोस्तों इसका रेशियो निकालिए पहले, 3993, तो 3 से काटिए, 1000 हो गया, ये कितना होगा? 1 3 3 1, तो दोस्तों ये 10 का क्यूब होगा, 10 का क्यूब हो जाएगा, ये 11 का क्यूब हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में जाने के लिए इसको 1/3 करेंगे तो 10 से 11 होता है, यानी फर्स्ट ईयर में 10 से 11 रुपया हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? 1/1 ज़्यादा है तो 1/10 गुने 10 यानी 10%। दोस्तों कभी भी अगर मिश्रण और प्रिंसिपल दिया रहे तो रेशियो निकालिए, अगर 2 वर्ष है तो उसको रूट कीजिए, 3 वर्ष है तो 1/3 रूट कीजिए, तो इस तरह से करते हैं। अगर जाना है तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, 2 वर्ष के बाद कितना होगा? 11 रुपया का, तो 121 हो जाएगा। 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो 11 से एक क्यूब हो जाएगा 1331, तो इस तरह से निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों ये भी इजी है, ये फ्रैक्शन को तोड़िएगा, ऊपर नीचे 7 + 4√3 से गुना कीजिएगा, इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा? इसका आंसर 14 आ जाता है। अगला है y का x% 100 हो और z का y% इतना हो, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें जो दिया है क्वेश्चन में कह रहा है कि y का x%, तो y गुने x/100 हो, तो इसका बराबर क्या दिया हुआ है? इस 100 दिया हुआ है बराबर 100। फिर कह रहा है z का y% है, ZY/100 बराबर 200, तो XZ दोस्तों रेशियो निकाल दीजिए, तो 1/2 100 कट जाएगा, 00 1/2 इधर होगा, ये 100 से 100 कट गया, यहाँ y से y कट गया, तो x/z ही बचा, तो x/z बराबर 1/2, तो z बराबर 2x। 3 घंटे है, इसका एलसीएम निकालिएगा तो 10 बच जाएगा, यानी 40 एलसीएम आएगा, तो 40 के बाद 80 होगा, तो फिर 80 के बाद क्या हो जाएगा? 80 के बाद 120 होगा, तो 120 मिनट के बाद, तो 8 बजे है तो 2, तो 10 बजे हो जाएगा। 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटा का कितना % है? तो 1 मिनट 12 सेकेंड में टोटल कितना सेकेंड हो गया? 72 बटे 3600 1 घंटा में, गुने 100, तो 0 से 0 36 दूना 72, 2% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए 1 किलोमीटर 3 मिनट 10 सेकेंड में, बी 3 मिनट 20 सेकेंड में दौड़ता है। दोस्तों इसमें जो कम है, जैसे 3 मिनट 20 सेकेंड में ये 1 किलोमीटर दौड़ता है, ए जो है 3 मिनट 10 सेकेंड में, मान लीजिए 3 मिनट 10 सेकेंड में 1 किलो, और 3 मिनट 20 सेकेंड में ये कितना मीटर दौड़ेगा बी? तो ये 3 मिनट 20 सेकेंड में 1000 है, तो 1 मिनट में, इसलिए 3 मिनट 10 सेकेंड में, तो ये 950 हो जाएगा, तो 50 मीटर से हरा देता है। अगला 360 व्यक्तियों को पूर्ण वर्ग में व्यवस्थित करने पर 56 व्यक्ति छूट जाता है। तो देखिए
2360 में पहले 56 घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा 2304 हो जाएगा, और 2304 का वर्गमूल निकालेंगे तो 48 हो जाएगा, वही 48 हो जाएगा। एक व्यक्ति की 7 पैसे प्रति रुपये की दर से आयकर करने पर तो ये 9500 हो जाएगा। अगला, यदि किसी संख्या के 3/5 का 1/5 9 है, तो मान लीजिए कोई संख्या x है और 3/5 का 1/5 बराबर 9 है, तो x का मान निकालना है तो 3 3 9, 50 25 75 हो जाएगा। 900 रुपये का 6% की दर से कितने समय का साधारण ब्याज, ये 900 गुने 6 कितने समय t/100, और इंटरेस्ट सेम है 540 गुने 5 गुने 4/100, इसको तोड़िएगा तो 2 वर्ष के बाद हो जाएगा। 92 का 2 वर्ष के बाद हो जाएगा। 24 सेवों को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुना के बराबर है। तो पहले भाग का 7 गुना 5 गुना के बराबर है, तो 7 5 12, 7 दूना 14, 5 दूना 10। दोस्तों इसमें क्या कीजिए, मान लीजिए x है तो 7x हो गया, दूसरा का भाग क्या होगा 24 माइनस x इंटू 5 हो जाएगा, और इसका क्या है ऐड दिया है 146 बराबर 146, तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो 13 हो जाएगा। 2 बर्तनों की धारता 120 156 लीटर है, और उस बर्तन की धारता कितना होगा जो ठीक दोनों बर्तनों में मापा जा सकता है, तो क्या होगा दोस्तों, इसका जो है HCF निकालेंगे, 56 और 120 का HCF निकालेंगे तो 8 होगा, और ये क्या है लीटर में दिया है तो घन सेंटीमीटर में 1000 से गुना करेंगे। 120 और 56 का जो है HCF निकालेंगे, इसके बाद करेंगे। दोस्तों इसको गुना भाग करने पे जो है इसका आंसर 0.5 आएगा। इसका क्या है, इसमें पुट करने पे ये क्या आ जाएगा 7/26 आता है। आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, 7/26 आएगा। दोस्तों अगर हम थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे तो ये सब सेटिस्फाइड कर जाता है, तो साइन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। दोस्तों इसका एक टेक्निक है, जैसे 2/3 है तो 2 और 3 लिख देंगे। आप देखिए 1 2 3 4 5 कितना एक है 5 गो है, तो 5 गो जोड़ देंगे। ये ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग बढ़िया से सुन लीजिए। 3 2 5 जोड़ते जाइए, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 13 34, तो लास्ट में 21 34 है तो 34/21 लास्ट होते है उससे पहले वाला, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कोई बल्लेबाज 15वें पारी में 58 रन बनाता है और इस पर का जो है औसत 3 रन वृद्धि हो जाती है। 15वें पारी के बाद औसत क्या होगा। दोस्तों मान लीजिए कि 14 पारी का औसत जो है x है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल स्कोर 14x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14x। अब कह रहा है 58 रन मार दिया, तो 15वां जोड़ दीजिए इसमें। अब जो है 15 × x + 3 औसत 3 बढ़ जाता है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान जो है कितना हो जाएगा, x का मान 13 आ जाएगा। और अब का करेंट का पूछ रहा है तो 13 3 16 सी आ जाएगा। दोस्तों इसको निकालना है तो ये इसका ए आंसर आएगा। 48 60 और क्या भाग देने पर इतना शेष आता है, तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। अब हम लोग रीजनिंग की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, एक प्लस एक माइनस, तो ये आ जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, जैसे एस में क्या जोड़ेंगे, आर जोड़ेंगे, आर में एस एक जोड़ेंगे तो एस आ जाएगा। ओ में क्या घटाएंगे कि एन हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा, आर ओ एम ई हो जाएगा। एक जोड़ना है एक घटाना है। इसका देखिए 74 53 95। तो दोस्तों 7 के स्क्वायर आप +4 कीजिए तो 53 आ जाएगा। तो 9 के स्क्वायर आप +5 कीजिए 86 आ जाएगा। अगला है पानी, ऑक्सीजन, नमक, सोडियम। कैलकुलेटर गणना होता है। स्टेथोस्कोप में क्या होता है, स्टेथोस्कोप में है क्या करते हैं, हृदय की धड़कन मापा जाता है। इसमें कह रहा है कि दोस्तों जैसे 12 के बाद 1 से स्टार्ट कीजिए। 1 बजे 1 बार बोलता है, 2 बजे 2 बार, 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार। ऐसे करने पे 24 घंटा में कितना हो जाएगा, तो 24 घंटा में जो है 156 बार हो जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 1 से 12 तक जोड़िए और उसको डबल कर दीजिए। बी बहन है डी की, एम पिता है डी का, एन बहन है एम की, तो बी से किस प्रकार एन से संबंधित है, तो किस प्रकार संबंधित है, तो ये भतीजी लगेगी।
दोस्तों ये रीजनिंग आसान है, आप लोग खुद कर सकते हैं। इसका PDF जो है मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा और आप लोग खुद बनाइएगा। चलिए दोस्त, अब इतना ही, काहे कि टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देख नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हम स्टॉप करते हैं। चलिए दोस्त, थैंक यू। दोस्तों अगर मेरी प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और दोस्तों को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों।